नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने जिस सीरीज की मैंने शुरुआत की थी, आपको कहा था कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीसी के एग्जाम हुए उनके पेपर का सॉल्यूशन इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने 29/1/2023 को जो वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम पेपर हुआ था, सी ग्रुप का था, उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में इस पेपर को अपने सॉल्यूशन करेंगे और मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे द्वारा अभी तक जो 4-5 पेपरों का सॉल्यूशन करा दिया गया है, आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप इन पेपरों को देख सकते हैं। आप इन्फ्यूजन नोट्स यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करेंगे। अपने 29/1/2023 का एग्जाम था, ये सी ग्रुप का एग्जाम था, वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रथम पेपर था। इसमें 100 क्वेश्चन है, सारे अपने उन पर बात करेंगे और उनसे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर बात करेंगे। ज़्यादा समय अपने इसमें लंबा नहीं खींचेंगे इस सेशन को। मेरी कोशिश रहेगी कम समय में आपको बेहतरीन तरीके से इस पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाए। शुरुआत करेंगे। अपने पहला क्वेश्चन है कि फुट्टा देवला मेला कहाँ आयोजित होता है। साथियों, ये क्वेश्चन दे रखा है, फुट्टा देवला मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजसमंद में इसका आयोजन किया जाता है। अब राजसमंद से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक आरएस में भी प्रश्न पूछा गया था कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी राजसमंद की प्रसिद्ध है। साथ ही अभी जो चर्चा में करंट से संबंधित है, जो भावना जाट है, जो पैदल चाल की खिलाड़ी है, वो भी राजसमंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कजली तिल का त्योहार बनाया जाता है, तो ये बूंदी में बनाया जाता है। ये तो बेसिक सा प्रश्न है, आपको भी पता है। आगे प्रश्न पर बात करें, सांझी के रूप में किस की पूजा की जाती है, तो पार्वती की पूजा की जाती है सांझी के रूप में। और बूंदी वाले में अगर कोई इनसे जुड़े नौलखा बावड़ी है, उस प्रकार ये चीजें इनसे जुड़ती है। आगे अपने प्रश्न पर बात करें, मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो वक्ष पर पहना जाता है। जो जुड़े महत्वपूर्ण होंगे उन पर ही अपने चर्चा करेंगे। अगर कोई बेसिक जानकारी है उसको शेयर करके इस सेशन को लंबा करने से साथियों कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है, तो कवि नरोत्तम इसके रचयिता हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ, तो कतारिया सर बीकानेर से हुआ। इसमें आपको भी पता है कि जलती हुई अग्नि पर नृत्य किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय के लोग इस पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, जो बढ़िया स्टार लगा लो, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, आगे भी रिपीट हो सकता है। अभी तक 5 अपने पेपर किए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पुराने पेपरों का सॉल्यूशन देखना काफी फायदेमंद रहता है। साथियों, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है, तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलपति नहीं होता है। आगे अपने बात करेंगे, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामले का निर्णय कर सकता है, तो निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर वह निर्णय कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। अपने ये जो प्रश्न है दे रखा है, कौन सा युग्म सम्मिलित है, इस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। साथियों, आगे बढ़ेंगे। आरपीसी से संबंधित प्रश्न दे रखा है, इसमें जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, उस पर अपने बात करेंगे। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, यह सही है। कौन सा गलत पूछा है अपने को, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य नहीं थे, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, यही इसमें गलत है। बाकी 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये सही है। कौन सा गलत पूछा है, तो 4 सदस्य नहीं थे, शुरुआत में इसमें 3 सदस्य थे। साथियों, आगे बढ़ेंगे। अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है। इसमें दे रखा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 2000 में। इस प्रकार इसमें अपने देखेंगे, फर्स्ट में सेकंड और बी में फर्स्ट दे रखा है, यानी इसका 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजस्थान में पंचायती राज संशोधन अधिनियम के तहत 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना लग गया, ये तो आपको भी पता है, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाने लग गया। ये प्रश्न
ग्राम सेवक की जो प्री की परीक्षा हुई थी उसमें भी आया था और यहाँ भी आया है। इस प्रकार देखिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन रिपीट हो रहे हैं। इस प्रकार सेशन को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको काफी फायदा होगा। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? 8 पर उपचुनाव हुए थे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य पूछा गया है। कितना? D% पूछा है। राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य क्या था? तो 129 था। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ही देखने वाली बात है कि अपने जितने भी अभी प्रश्न देखें उसमें नहीं है या गलत है पूछा गया है। कई बार एग्जाम का प्रेशर इतना होता है साथियों कि हम सही है नहीं है ये नहीं पढ़ते और अपने को आता हुआ प्रश्न अपना गलत हो जाता है। इसमें अपने बात करेंगे, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करता है। ये बिल्कुल बात सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। बिल्कुल सही है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के अंदर वापिस ले सकता है, ये गलत है। 30 दिन के अंदर वापिस अब नहीं ले सकता। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, राजस्थान विधानसभा की जो लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको दोबारा भी रिपीट देखने को मिल सकता है। तो 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। अब अगले प्रश्न पर बात करें। इस प्रश्न पर अपने बात करते हैं, स्टार लगाने वाला प्रश्न था। इसमें जब पहले ये पूछा गया था कि राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने किया, इसका नाम भी पूछा गया था कि नाम क्या था। इस प्रकार प्रश्न मिलते जुलते प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, इसीलिए साथियों ये सेशन है आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह क्षेत्र को पहचाना है। तो इसमें क्या आएगा? जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा आएगा साथियों। अगले प्रश्न पर बात करें, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया? तो शनिवार का दिन है उसको घोषित किया है। ये तो आपको ही पता है शनिवार का दिन है तो नो बैग डे है। इसके अंदर अनेक संविधान की भी जानकारी दी जा रही है। इस प्रकार अलग अलग और आसपास के राज्य हैं उनको भी उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें, भारत की अध्यक्षता में दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, राजस्थानी नाटक ओलेखू अंबा के लेखक हैं तो कमल रंगा थे। ये उस समय जो पेपर हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा था, जो पुरस्कार मिले थे उसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट था। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी कितनी बार प्रश्न रिपीट हो गया? 3 या 4। CAT जो 12वीं की हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो जालोर में सबसे कम है, परंतु अस्थायी सबसे ज्यादा जालोर से लगते हैं साथियों। अगले प्रश्न पर बात करें, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहां स्थापित की? ये प्रश्न भी 2 बार आ गया। उदयपुर में स्थापित की गई, ये प्रश्न भी 2 बार आ गया। CAT में भी आया था और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा जो 29/1/2023 का अपने पेपर सॉल्यूशन करे हैं इसमें भी ये प्रश्न दोबारा आ गया। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया? तो राज काला सुआ को दिया गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स में। अब तो अपने प्रश्न 5वां या 6ठा प्रश्न पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, अपने देखते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गया, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में यह अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है।
भूमंडलीय पवनें दे रखी है, इनकी निर्भरता अपने को पूछा गया है। वायुदाब पेटियों का उद्भव निर्भर रहती है, ये पृथ्वी का घूर्णन पर निर्भर रहती है। वायुमंडलीय आर्द्रता पर इसका निर्भर नहीं रहती। महाद्वीपीय और महासागरों का जो वितरण है उस पर भी निर्भर रहती है। तो आपका आंसर होगा ए, बी और डी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़े साथियों, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये देखिए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया 2022 में, तो ये मिस्र में हुआ और 2023 वाला हुआ है अपने दुबई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों की उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार आरोही क्रम में बताना है। तो अफ्रीका आ जाएगा और यूरोप आ जाएगा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, और ये यही क्रम रहेगा, ए बी सी व डी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या 272 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में ये 184 के आसपास है बताई जा रही है साथियों। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठारकों, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व है जो उसका सही क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम होगा दक्कन का पठार और दनकाराय पठार और छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार इसका आंसर रहेगा, यानी इसका आंसर 4 नंबर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? इसमें 4 कथन दे रखे हैं साथियों। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, ये तो सही रहेगा। एल निनो की धारा है जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्व में मई जून में बिल्कुल नहीं है, ये मई जून में नहीं आती है, ये इसका गलत रहेगा, सही नहीं है पूछा है तो यह सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ये इंद्रावती इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? ये तो तमिलनाडु तट के सारे पाए जाते हैं साथियों। शुष्क सदाबहार वन पूछा है कि राजस्थान वो भारत में कहां पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु तट के सहारे पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए साथियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का ना तो कोई पुराना होता है ना ही नया होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी दोबारा आपको देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करें। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक सह संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो सौर ऊर्जा में अपने को आपको ही पता है कि सौर ऊर्जा अपने ज्यादा है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे साथियों। ये दे रखा है ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है, क्या कथन दे रखे हैं, उन पर चर्चा अपने को करनी है। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई, ये सही है। योजना में टॉप टमाटर प्याज आलू से टोटल तक की विस्तृत की 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए है, यह भी बिल्कुल सही है साथियों। वर्तमान में 52 उत्पाद क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। ए, बी और सी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? यानी भारत में जो बिजनेस इंडेक्स जारी होती है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, वैसे प्रकाशित करता है। मैं पानी पी लेता हूं साथियों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो सेवा क्षेत्र रहेगा इसका आंसर साथियों। सेवा क्षेत्र से अपने को ज्यादा मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे
अनुकूलन व्यापार संतुलन आर्थिक समीक्षा है जो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी परीक्षा के लिए। इसीलिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है उसके लिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर एक विशेष क्लास आर्थिक समीक्षा की डाली गई है। उसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश है और बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। वह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आप जाइए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर और वह क्लास जरूर देखिएगा। साथियों, अपने प्रश्न पर बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूलन व्यापार संतुलन था तो किसके साथ था? यूएस और बांग्लादेश और नेपाल के साथ था। चीन के साथ तो अपने व्यापार तो अपना सबसे ज्यादा होता है, परंतु हम चीन से क्या करते हैं? आयात ज्यादा करते हैं, इसलिए अपने घाटे का सौदा हमेशा ही चीन के साथ रहता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत की आयात सतलों में शीर्ष पर था? तो ये चीन था। आपने पहली बात कर ली, क्वेश्चन भी आ गया कि सबसे ज्यादा आयात भारत कहां से करता है? तो चीन से करता है। अपने को पता है कि चीन का जो मार्केट है इंडिया के कारण ही चलता है। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1919 में पहली बार। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो इसका नाम था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स। इसका नाम था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन है जो कब किया गया? तो नवंबर 1946 में किया गया था। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। इस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट कर दिया था साथियों। अगले प्रश्न पर बात करें। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो ये गणतंत्र रहेगी। इसका आंसर रहेगा संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा प्रकट की जाती है? तो गणतंत्र की। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे साथियों। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूचियों के नीचे दिए गए उम्मीदवारों के पूर्व चरण के संबंध में जानने का मत आगे अनुच्छेद दे रखा है, ये सूची दे रखी है। तो उम्मीदवारों के पूर्व चरण के संबंध में जानने का मताधिकार का अनुच्छेद होता है अपने साथियों 19 फर्स्ट है, यानी जिसमें फर्स्ट आ रहा है ये इस दोनों में आ रहा है, तीसरे और चौथे में। अब अपने को देखना है अगले प्रश्न पर एकांता का अधिकार होता है जो अनुच्छेद है 19 में 21 में होता है। इस प्रकार फर्स्ट में फोर्थ और थर्ड, यानी बी में थर्ड किस में आ रहा है? तो दूसरे में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा दूसरा। इस प्रकार के प्रश्न अगर ऑप्शन से हो रहे हैं तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं रहती साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्न में से क्या स्वतंत्रता की मूल अधिकार में शब्द शामिल नहीं है? शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, तय कारण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और संघ बनाने की है। तो ये प्रश्न अपने सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है साथियों। एक इशू हो रहा है बीच में, एक मिनट साथियों। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जो लाइट का इशू हो गया था। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भारत में है कि अपने अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से करें, और दे रखा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की भी स्वतंत्रता अपने है। तो इसका आंसर रहेगा अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वह इसमें शामिल नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के भाग 4K में सम्मिलित नहीं है? यानी भारत का जो संविधान का भाग 4K है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? अपने को कथन दे रखे हैं, उन पे अपने को चर्चा करनी है। हमारी समसामयिक की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना वह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बिल्कुल से हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह भाग 4 में नहीं है साथियों, नहीं है पूछा है तो ये नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करें। निम्न में से किन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन
द्वारा सम्मिलित किया गया तो सम्मान न्याय तथा निःशुल्क विधेयक सहायता को और सरकारी समिति का उन्नयन को किया गया। ए और बी इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति अपने पद की धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यह सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित अपना हस्ताक्षर लिखित त्याग पत्र दे सकता है, ये इसका नहीं होगा। आगे दे रखा है कि महाभियोग संबंधित 61 में है, यह भी सही है, यानी न्यायाधीश को नहीं दे सकता। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे अपने। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न पुराने नहीं होते साथियों, इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो अनुच्छेद 78 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे साथियों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कांग्रेस सोशल पार्टी दे रखा है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी दे रखी है और भारत की जनसंघ पार्टी दे रखी है और स्वतंत्र पार्टी दे रखी है। तो भारतीय कांग्रेस सोशल पार्टी का संबंध होगा आचार्य नरेंद्र देव से। तो आचार्य नरेंद्र देव यानी 3 नंबर इस फर्स्ट में किस में आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है, तो ये आंसर होगा। बाकी में यह नहीं देखा रखा है, तीसरा फर्स्ट में। आगे बढ़ेंगे। 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कितना D% है साथियों? इसका आंसर रहेगा इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, यानी इसका आंसर रहेगा 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सही है। चिन्मया राजीनाथन संयुक्त राष्ट्र परिषद राज्यनाथन एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता थी। ये नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता थी। हंसा मेहता ये परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी साथियों, नहीं है, पूछा है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा था? तो ईरान है वो नए सदस्य के रूप में 2021 में जुड़ा था। अब अपने सहायकों के प्रश्न आगे। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा अनुसंधान से संबंधित शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों को एकत्रित, ये दे रखा है कि विद्यार्थियों और अन्वेषण की संशोधित विधियों को विकसित करते शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रगति क्या है? विकासशील विज्ञान इसका रहेगा, यानी लगातार विकासशील होगा तो ही वह नई चीजें सीखेगा, नई चीजें लाएगा, जिससे विद्यार्थी वह टीचर के मध्य और आसपास में भी सामंजस्य बना रहे। आगे है संपत्ति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के घटक से संबंधित है, तो सीखने की प्रक्रिया से रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर बात करें। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा नैतिक तार्किकता। आपका आंसर 2 नंबर इसका सही रहेगा, यानी नैतिक तार्किकता। अगले प्रश्न पर ब्रिज की जो ब्रिज थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालक में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्न में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो 18 माह में बालक में ईर्ष्या का प्रकट हो जाती है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे साथियों। एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार जीन पियाजे इंपॉर्टेंट रहता है साइकोलॉजी में, देख लो जीन पियाजे से प्रश्न आता है। मनोविज्ञान में जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न अपने को कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड भी हो, उसमें भी प्रश्न जीन पियाजे से आता है, तो इसका आंसर रहेगा अनुकूलन। आगे दे रखा है निम्न में से कौन सी गैन्य द्वारा अधिगम सोगवानी की उच्चतम व्यवस्था है? तो समस्या समाधान अधिगम है, इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्न से कौन सी प्रक्रिया से हैं? तो अभिप्रेरणात्मक से इनका संबंध रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? तो स्वयं हेतु रटना अधिगम है, अपने रटेंगे वह चीज अपने लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी साथियों। आगे बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में
व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचार एवं भावना एक कहानी बनाने को कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य आधारित पात्रों के विचारों और भावनाओं पर कहानी बनाने का कहा जाता है। यह तकनीक प्रक्षेपी में आएगी। आगे प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमताओं से अनुरोध इसलिए है उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। यह क्या होगा? प्रतिस्थापन रहेगा साथियों, कि उसने अपना मार्ग चेंज कर लिया। मैं पानी पी लेता हूं साथियों अभी। अपने बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। गर्मी कुछ ज्यादा हो चुकी है, इसलिए थोड़ा आपको अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो आगे चलते हैं। सॉरी साथियों। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिक्रमों और अंतर्द्वंद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक कौन सा होगा? मनोवैज्ञानिक कारक होगा। अगले पर बात करेंगे, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता क्या रहेगी? संवेगात्मक आ गया तो संवेगात्मक बुद्धि आ गई, तो संवेगात्मक बुद्धि से इसका संबंध रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे अपने। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठन का उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो सृजनात्मकता इसका घटक नहीं है साथियों। आगे बढ़ेंगे अपने। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन है शाब्दिक परीक्षण की एक उपरीक्षण नहीं है? तो इसमें रहेगा एस। पूछना दे रखा है और अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित प्रयोग, तो इसमें नवीन संबंध रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अभिप्रेरणा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? कि अभिप्रेरणा का कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है यानी ऊर्जावान है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा ए में ग्रेड बना लेती है। तो यही इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे दे रखा है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा क्या कहलाती है? उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। यानी चुनौतीपूर्ण कार्य और कठिन निष्पादन में प्रवीणता अगर अपने सक्सेस हो जाएंगे तो वह हमारे लिए क्या रहेगी? एक उपलब्धि प्रेरणा रहेगी, अभिप्रेरणा रहेगी। अगले प्रश्न पर बात करें। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए वह ऐसा कर रहा है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालकों में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो मनोगैतिक के माध्यम से यह एक प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से जो मतलब अपराधी बालक होते हैं उनको समझाया जाता है या इनका थोड़ा दिमाग को सेट करने का प्रयास किया जाता है साथियों। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। स्व आत्मा के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन करना है। स्वयं को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना ही क्या होगा? आत्मा। इसमें देखिए कितना शानदार प्रश्न है ये। इसमें पूछा है स्व आत्मा के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी होती है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना है, यानी अपनी ही चीजें को प्रकट करने का तरीका, अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? अभिवर्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती साथियों, ये जन्मजात नहीं होती, विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर 2 नंबर रहेगा। आगे अपने वापिस आगे राजस्थान के प्रश्न। राजस्थान में इंडियन कंगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये तो आपको ही पता है कि धौलपुर करौली के क्षेत्र में पाया जाता है।
कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं पाया जाता? तो AW, BSH, W, CWG पाया जाता है। BW यहाँ पे HW होना था साथियों, वो नहीं दे रखा। नदी जो कि वन की आंच के रूप में मानी जाती है, तो इसका आंसर रहेगा बनास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र रखता है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और 12 और करौली रखता है। सबसे ज्यादा वनों का पूछा है कि कौन सा सर्वाधिक कुल क्षेत्र घेरता है, यानी कौन से जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र को घेरते हैं? तो आंसर होगा उदयपुर, चित्तौड़, 12 और करौली। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो अलसी उत्पादन करता है? तो हाड़ौती प्रदेश है, वहां पर अलसी का उत्पादन होता है। साथियों निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रथ प्रदेश में गोवंश है, मध्य राजस्थान में मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, ये इसका आंसर रहेगा, सही नहीं है पूछा है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो दजिया कहलाती है। साथियों अब प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात है जो 914 था, 0 से 6 आयु वर्ग का 888 था, या 898 दे रखा है, तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर। ये कितना था? 888 था। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करें। राजस्थान के कौन से जिले में वृहत उद्योग की सर्वाधिक है? तो आपको ही पता है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया अलवर को माना जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, दिए गए कूटों को आपस में मिलाना है, यानी कौन सा सही है? तो गाना पक्षी विहार हो जाएगा अलवर में, गागनौर वाला हो जाएगा हाड़ौती में, और गणेश्वर वाला हो जाएगा शेखावाटी में, ब्रह्म मंदिर वाला हो जाएगा जयपुर सर्किट में। अब आंसर देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर बात करें। किस सभ्यता स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो ये आहड़ को कहा जाता है। ताम्रवर्ती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, और ये उदयपुर में है साथियों। और ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और बैराठ जयपुर में है। अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के संगम पर स्थित है? तो ये गणेश्वर सभ्यता है जो कांतली नदी के संगम पर है। ये प्रश्न जो पहली पारी का पेपर था उसमें आया था कि गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी पर है कहाँ स्थित है, उसका आंसर था सीकर। इसी प्रकार देखिए साथियों, अगर आपने पुराने पेपर अगर अच्छी तरीके से पढ़े हैं, कम समय में बेहतरीन तैयारी की है, तो इसका फायदा आपको जरूर होता है। पुराने पेपरों का रणथंभौर के चौहान राजवंशों का संस्थापक कौन था? तो गोविंद राज इनका संस्थापक था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान कहाँ है? तो राजसमंद है। राजसमंद से 2 प्रश्न आ चुके हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो महाराणा स्वरूप सिंह थे। ये जो प्रश्न ठीक थे, लेकिन जो साइको थी वो काफी खतरनाक साइको आई थी इस पेपर में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलियारी में हुआ था। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये जो प्रश्न है आपने देखे थे 91, 92 और 93, इन प्रश्नों का पुराना कुछ नहीं होता साथियों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मोतीलाल तेजावत का कितनी बार पूछा? आपने संस्कृत विभाग का पेपर देखा था, उसमें भी मोतीलाल तेजावत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, तन सुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो ये इसका आंसर रहेगा कोटा राज्य का जो प्रजामंडल था उनके ये नेता थे। बरड़ का किसान आंदोलन का संबंध कहां से है? तो बूंदी से है इस किसान आंदोलन का संबंध। वर्तमान राजस्थान के गठन की सारी प्रक्रिया 1956 में अपने को पता है पूरी हो गई थी। अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है तिलवाड़ा में। रुणेचा का संबंध हो गया रामदेव जी से, ददरेव, चुरू, गोगा जी, और खड़नाल का संबंध हो गया तेजा जी से। आगे बढ़े, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो सूर्य मंदिर है जो झालरापाटन में है। इसमें जो प्रस्तुति दी थी शायद वहां का भी एक करंट अफेयर का प्रश्न बना था, उसमें एक कलाकार थी उसने प्रस्तुति दी थी, वहां से भी प्रश्न करंट अफेयर का बना था।
बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राव ब्रह्मसिंह ने करवाया था। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा से है। और इसी प्रकार का प्रश्न साथियों अपने जो पहला पेपर किया था संस्कृत विभाग का, उसमें भी आया था कि कौन संबंधित नहीं है। उसमें बीकानेर चित्रकारों के नाम दे रखे थे और साहिब राम दे रखा था, तो साहिब राम जी का संबंध है जयपुर चित्र शैली से। इस प्रकार साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रथम पेपर था 29/1/2023 को आयोजित हुआ है, अपने सॉल्यूशन किया और मेरी कोशिश रही कि आपको कम समय में बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराया जाए। जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वही मैंने आपके साथ शेयर किए, कम समय में बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराने का मेरा प्रयास किया गया। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर डेली इंडिया करंट व राजस्थान करंट डाला जाता है आपका, उसमें मेरे द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि आपको 10 मिनट के अंदर इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर बढ़िया से दे दिया जाए, आपका ज़्यादा समय करंट अफेयर्स में खराब ना हो। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।